जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। तो चलिए आप सबका स्वागत है। ये जो टेस्ट हुआ है आज आपका यूनिट 10 से संबंधित स्कॉलरशिप टेस्ट है। काफी सारे स्टूडेंट आए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया और ये माइनस मार्किंग पर आधारित टेस्ट था, नेगेटिव मार्किंग पर आधारित टेस्ट था। क्योंकि जैसे कि आपने देखा एमपीपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, उसी पैटर्न पर हुआ है, तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और इस ये जो टेस्ट हुआ है इसमें प्रश्न कैसे थे, इन प्रश्नों का आंसर क्या होना था, इस पर हम एक एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या आंसर होना चाहिए था। तो पहला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया और बोला गया कि भीलों का गांधी ठक्कर बापा को कहते हैं। दूसरा कथन था ठक्कर बापा संविधान सभा के सदस्य बने थे या रहे थे, ऐसा आ सकता है, रहे थे भी हो सकता है। उन्होंने ट्राइबल ऑफ इंडिया 1950 नामक पुस्तक लिखी है। ट्राइबल ऑफ इंडिया 1950 में ये पुस्तक लिखी हुई है। किसके बारे में पूछा गया? कुल मिला के ठक्कर बापा के संबंध में पूछा गया। तो यहाँ पे ठक्कर बापा को कह दिया कि भीलों का गांधी, ये एक जो कथन है ये गलत है। भीलों का गांधी मामा बालेश्वर दयाल को कहा गया है। किसे कहा गया है? मामा बालेश्वर दयाल। जिस विद्यार्थी को, अब चूंकि देखो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रखा है तो इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, कि जिस विद्यार्थी को तो समग्र रूप से जानकारी होगी वो आंसर बिल्कुल सटीक रूप से सही कर पाएगा। तो मामा बालेश्वर दयाल, जिन्हें कहा जाता है क्या? भीलों का गांधी। झाबुआ का गांधी महेश शर्मा जी को कहा जाता है। ठक्कर बापा की बात करें तो इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने आदिवासी नाम इन्होंने ही दिया हुआ है, आदिवासी, ठीक है, नामकरण किया हुआ है ठक्कर बापा। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। इन्हें आदिवासियों का मसीहा यदि हम देखें किसे कहा जाता है? ठक्कर बापा को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो कथन यदि हम देखें, बोल रहे हैं सत्य कथन का चयन करो, तो ये तो असत्य हो गया। सत्य, ठक्कर बापा बिल्कुल संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो दो और तीसरा जो कथन है वो सत्य थे। आंसर यहाँ पे क्या था? सी आंसर सही था दोस्तों। इसमें सही आंसर क्या था? सी इज द राइट आंसर। ओके, तो सी आंसर इसमें बिल्कुल सही आंसर था। फिर हम आते हैं, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दिवस वगैरह से प्रश्न आते रहते हैं। हमने इस टेस्ट में इसको शामिल किया था कि भाई ये हम जरूर ये प्रश्न पूछें। तो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने वर्ष 1994 में ये निर्णय लिया कि हम प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को, ठीक है, क्या मनाएंगे? विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। अब बात आती है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इस दिन हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है। 31 अगस्त ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो इस दिन हम विमुक्त, ठीक है, क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जाति दिवस मनाते हैं, ठीक है, विमुक्त जाति दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये तो अंडरस्टूड है। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। पहली बार जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया था? तो 2021 में बनाया गया था। और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर यह मनाया जाता है, ठीक है। तो जनजाति गौरव दिवस बहुत अच्छे से इसे ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर से कथन दिए हैं, मैंने कहा ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है ना। क्या पूछ रहे हैं? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10.40 लाख आदिवासी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम देखें तो मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1.53 करोड़ है, 53 करोड़ है। इसमें से 1.53 करोड़ में से 10.40 लाख, इसमें से 10.40 लाख ये कहां पर रह रहे हैं? शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, और 1.43 करोड़ के आसपास जो
एसटी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण अंचलों में अभी भी निवास कर रही है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो शहरी का परसेंटेज बहुत कम है, जबकि ग्रामीण का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। 90% से ज्यादा एसटी पॉपुलेशन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो ये कथन तो हो गया सही। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी कुल जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या का कितना है? केवल 6.8% है। ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पे पूछा गया कि शहरी क्षेत्रों में जनजातीय निवास की दृष्टि से डिंडोरी जिला प्रथम स्थान पर है। शहरी क्षेत्रों में जनजातीय निवास प्रतिशत की दृष्टि से, है ना, जनजातीय निवास जो शहरी जिलों में है वो दृष्टि से डिंडोरी पहले स्थान पर है। ये गलत है, पहले स्थान पर डिंडोरी नहीं है। कौन सा है? भिंड में। भिंड है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा एसटी कौन सा ऐसा जिला है जहां शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? तो भिंड में, डिंडोरी में नहीं कर रहे हैं। डिंडोरी में तो कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, वहां का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, भिंड जिले में शहरी क्षेत्रों में जनजाति निवास प्रतिशत सबसे कम है, तो ये भी गलत है। यदि हम देखें शहरी क्षेत्रों में सबसे कम प्रतिशत कहां पर है? डिंडोरी की जो टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये इसका मीनिंग ऐसा है कि 100 लोग डिंडोरी में रह रहे हैं, 100 लोग डिंडोरी में रह रहे हैं, तो मान के चलो कि शहर में, डिंडोरी जिले में 100 लोग हैं तो शहर में, ठीक है, बहुत कम लोग निवास कर रहे हैं। मान लेते हैं 100 में से 5 लोग ही शहर में रह रहे हैं, ज्यादातर 95 लोग, तो 95% कहां जाएगा? डिंडोरी आ जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पे था। तो आंसर इसमें 1 और 2 बस क्या हो रहा है? सही हो रहा है। 1 और 2 इसमें क्या है? एकदम सही है। ठीक है, 1 और 2 इसमें क्या है? एकदम सही है आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला साक्षरता दर पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी साक्षरता दर कितनी बताएगी? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला साक्षरता पूछी गई। ओवरऑल आदिवासी साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी यानी जनजाति जो आदिवासी जो साक्षरता दर है, जनजाति साक्षरता दर है, वो कितनी है? 50.6% है। इसमें से यदि हम देखेंगे तो आदिवासी महिला साक्षरता दर पूछी है वो कितनी है? 41.5% है। कितनी है? 41.5%। जबकि पुरुष जो साक्षरता दर है वो 59.6% है, पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जो आदिवासी साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? बालाघाट है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश की जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही मतलब सबसे ज्यादा कौन से, फिर दूसरे कौन से, तीसरे कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखेंगे गोंड सबसे ज्यादा, भील सबसे ज्यादा है, भील सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे यही आएंगे, सेकंड नंबर पे गोंडी आएंगे, थर्ड नंबर पे कोल आएंगे और फोर्थ नंबर पर कोरकू आएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? तो इसमें आंसर हो रहा है बी। इसमें आंसर क्या हो रहा है? बी। 1 2 4 3, मतलब 1 में क्या आ गए? भील, बी में 2 में आ गए गोंड, 4 वाले कोल और फिर उसके बाद कोरकू, है ना। तो 4 सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या किसकी है? भील की है। सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहां भील निवास करते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला नकारात्मक जनजाति वृद्धि वाला नहीं है? तो देखो, सबसे ज्यादा नकारात्मक जनसंख्या मतलब वहां पे जनसंख्या कम हुई है, तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कहां रहा है? सर्वाधिक कहां रही है? मंदसौर में। दूसरी सबसे ज्यादा कहां रही है? दूसरी सबसे ज्यादा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहां हुई है? दूसरी सबसे ज्यादा भिंड में। और तीसरी सबसे ज्यादा कहां हुई है? उज्जैन में हुई है। लेकिन छतरपुर इसमें दोस्तों देखें तो ये क्या रहा है? छतरपुर ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला रहा है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि। ठीक है, किसमें हुई है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला, ठीक है, जिला जो रहा 2011 के अनुसार वो छतरपुर ही तो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बैगा, बैगा बोले हैं, द भील नहीं बोले हैं। ठीक है, द भील के लेखक कौन है? द भील इसके लेखक कौन है? टीबी नायक हैं, टीबी नायक हैं द भील के, है ना। वेरियर एल्विन के लेखक हैं किसके? द बैगा के लेखक हैं वेरियर एल्विन, है ना। ये पॉइंट आप ध्यान रखना।
यदि हम वेरियर एल्विन की बात करें तो ब्रिटिश मूल के थे, बाद में भारत नागरिक हो गए थे। उन्होंने भारत की जनजातियों पे क्या किया है दोस्तों, अध्ययन किया हुआ है वेरियर एल्विन में। माड़िया एंड माड़िया मुड़िया या माड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, ये भी इनकी क्या रही है, एक बुक रही है। किसकी, तो वेरियर एल्विन की, है ना, ये बात ध्यान रखना। हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग नियुक्त करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देने का प्रावधान देने के लिए आयोग नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अनुच्छेद है ये है कौन सा, 339। कौन सा अनुच्छेद है, 339 अनुच्छेद है, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंध कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 338, है ना। 342 ये परिभाषा बता दी है अनुसूचित जनजातियों के संबंध में। जो यदि हम देखें ये बताया गया है कि भैया परिभाषा कहां से ली जाएगी, तो राष्ट्रपति जिन क्षेत्रों को अधिसूचित घोषित करेगा, है ना। 366 का जो 25 है उसमें क्या बोला गया कि 342 के अधीन राष्ट्रपति जिस जाति समुदाय या क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करेगा उसे अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हुआ, 339। फिर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा संबंधित है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में गौड़ी भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 275 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों को अनुदान सहायता से संबंधित है। 342 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। जी हाँ, आपकी अनुसूची जो अनुसूची 5वीं है उसमें भी बताया गया है ये बात, है ना। हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है। 342 नहीं, 344। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 344। तो इसमें सही कौन सा होगा, ये तो गलत हो गया, सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 2 केवल क्या है इसमें सही है, केवल 1 और 2 इसमें क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। फिर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को हुई है, बोल रहे हैं, ठीक है भैया। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, बोल रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, ये गलत है, क्योंकि जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, केवल 3 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता दोस्तों, 3 वर्ष का होता है। तो अगेन इसमें 1 और 2 क्या है, सही है, ठीक है। तो देखो, डंडावेली नृत्य किस जनजाति में करते हैं, तो किस जाति समुदाय होना चाहिए, विमुक्त जनजाति में किया जाता है, विमुक्त जाति में किया जाता है। घुमंतु बंजारा जो है घुमंतु अर्ध घुमंतु में, मध्य प्रदेश की जो 43 जातियां हैं उनमें शामिल नहीं है बंजारा, इसलिए आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 43 में शामिल नहीं है, इन 43 जनजातियों में शामिल नहीं है बंजारा, ये बात ध्यान रखना। बंजारा घुमंतु अर्ध घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ में आ रहे हैं। कौन, बंजारा इनके टांडा इनके घर कहलाते हैं, अस्थाई घर होते हैं बंजारा। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसके अलावा इन्हें कंघी का आविष्कारक माना जा रहा है, कंघी का आविष्कारक, ठीक है, आविष्कारक कंघी का आविष्कारक किसे माना जा रहा है, बंजारा को। नेक्स्ट देखते हैं, किस समुदाय के लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं। कौन सा समुदाय है जिसके लोग स्वयं को मान गुरु का वंशज मानते हैं, तो ये भी हम देखें ये कौन सा समुदाय है, बंजारा बोल रहा हूँ, सॉरी कंजर समुदाय। कौन सा है, कंजर समुदाय है दोस्तों, ठीक है। देवास, राजगढ़ इन जिलों के आसपास ये निवास करते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में। और ये जो कंजर समुदाय है ये अपने आप को परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये किसका स्वयं को वंशज मानते हैं, मान गुरु का वंशज मानते हैं, कौन, कंजर, है ना।
मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियों कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन किया गया था 22 जून 2011। ठीक है, कब किया गया? 22 जून 2011। इसका उद्देश्य इन समुदायों के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य है। किसका? मध्य प्रदेश में घुमंतु विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण हेतु विभाग 22 जून 2011 को बना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदरेज में मांगलिक अवसरों पर घर की भीतरी दीवारों पर बैल, सर्प, आम वृक्ष का अलंकरण किया जाता है। किसके अंतर्गत? गोदरेज। पुंजादरियां मुख्यतः झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्रों से निर्मित की जाती है। किससे संबंधित है? तो भील जनजाति समुदाय से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। ठीक है, और उन्हीं के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअल में प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित प्रथाओं के बारे में बताइए। ठीक है ना, कथनों पर विचार करिए। तो गोदरेज एक मांगलिक अवसरों पर घर के भीतरी दीवारों पर बैल, सर्प, आम का वृक्ष बनाया जाता है। पुंजादरी बड़ी फेमस है, अलीराजपुर की जोवट की पुंजादरी तो बहुत ही फेमस है। फिर है दीवारन्या, दीवार में दीपक रखने का लकड़ी से निर्मित क्या है? स्टैंड है। ठीक है, तो इसमें भील जनजाति से संबंधित है ये सभी के सभी। ठीक है, सभी के सभी ये जो आपकी शैलियां हैं, कला शैलियां भील जनजाति संबंधित हैं और ये सभी की सभी बिल्कुल सही है। क्या है? डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सन्यान गोत्र के लोग बिल्ली के पूजक होते हैं। क्या बोल रहे हैं? सन्यान गोत्र के जो लोग होते हैं वो किसके? बिल्ली के पूजक होते हैं। ये भी भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये भी भील जनजाति से संबंधित है। निंगवाल्या गोत्र के लोग मछली का सेवन नहीं करते। सिंगाड़िया गोत्र के लोग बैलों की पूजा करते हैं। ऐसे भील जनजाति के लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है उन्हें मदवी, बड़वा या भगत कहते हैं। तो ये गलत है, उन्हें तदवी कहते हैं, मदवी नहीं कहते, तदवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तदवी। ये समझने वाली बात है, तदवी भील कहा जाता है। तो इसमें आंसर जो होंगे वो फोर्थ वाला, क्योंकि पूछ रहे हैं सही कथन का चयन करना था। इसमें फोर्थ वाला गलत है, बाकी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है। 1 2 3। ठीक है, मदवी या भगत जो होता है, मदवी या भगत जो होता है, ये भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है दोस्तों, सबसे पवित्र व्यक्ति होता है। ठीक है, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। गमैती, पालवी, बागड़ी, भोपा। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा है। गमैती कौन होता है? गांव या पाल का मुखिया होता है। पालवी कौन होता है? ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाला भील होता है। बागड़ी कौन होता है? मैदान में रहने वाला भील होता है। भोपा धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला भोपा कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आंसर इसमें हो रहा है ए का 3। ठीक है, ए का 3, बी का 2 इसमें मिल रहा है, सी का 4, डी का 1। आंसर हो रहा है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है जो सभी जिलों में निवास करती है? सभी जिलों में निवास करती है, जो सभी जिलों में निवास करती है। भील, गौड़, कोल और कोरकू। देखो, ओवरऑल सबसे बड़ी जनजाति तो मध्य प्रदेश में जनगणना के अनुसार कौन सी है? तो भील है। लेकिन पूछा क्या था? सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछा है, जनजाति समूह। और मैं आपको बता दूं, जो भील जनजाति इसका समूह संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवास करता है। कौन सी जनजाति है? गौड़ जनजाति है दोस्तों। ये गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। जनजाति तो सबसे बड़ी कौन सी? इंडिविजुअल। भील सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जनजाति समूह में सबसे बड़ा कौन सा है? गौड़। और गौड़ जनजाति प्रदेश के लगभग हर जिले में मिल जाती है। ठीक है, गौड़ जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। उसके उपजातियों के संबंध में पूछा गया है। उपजातियों के संबंध में पूछा गया है। कोयला भूतिस नाचने गाने वाले। और देखो, डी में भी है, डी का 1 है ना, ये ध्यान रखना। जो आपके इसमें यदि हम देखें, ओझा होते हैं, वो तांत्रिक क्रिया करते हैं। ओझा होते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं। यहां पर भी है, सी में भी है। अब खेल अगरिया में है। ठीक है, और अगरिया दोस्तों क्या करते हैं? लोहे का काम करने वाले होते हैं। इनके देवता लोहासुर होते हैं। उड़द दाल पवित्र होती है और प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ व पुजारी का कार्य करते हैं। तो 2 4 3 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोयला भूतिस नाचने गाने वाले होते हैं। किसमें? गोंड जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लिलार कोठी का संबंध किस जनजाति से है? लिलार कोठी का संबंध किस जनजाति से है भैया? ये पूछ रहे हैं, लिलार कोठी। ठीक है,
तो यदि हम देखें लार कोठी का संबंध गौड़ जनजाति से है। गौड़ जनजाति में अनाज का भंडारण जिसमें किया जाता है, जिस भाग में किया जाता है, घर के जिस हिस्से में किया जाता है उसे लेलार कोठी कहते हैं। इसमें कोदो कुटकी इसको सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है लेलार कोठी। मुख्य रूप से मिट्टी, बांस, भूसा जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती है। ठीक है, क्या कही जाती है? लेलार कोठी। गौड़ जनजाति में बंगला क्या होता है? बंगला तो ये अतिथि गृह होता है। अतिथि, कोई अतिथि आता है तो अतिथि को यहाँ पर रुकाया जाता है, क्या कहलाता है? अतिथि गृह कहलाता है गौड़ जनजाति में। किसे कहते हैं? तो बंगला कहते हैं अतिथि गृह को गौड़ जनजाति में। नेक्स्ट देखिए, लिंगोपाटा क्या है दोस्तों? तो लिंगोपाटा ये एक लोक कथा है, गौड़ जनजाति से संबंधित, गौड़ जनजाति से संबंधित एक लोक कथा है। लिंगो, केवल लिंगो की बात करें तो लिंगो कौन है? लिंगो ये शिव का आदिवासी रूप है, शिव का आदिवासी रूप है। ठीक है, शिव का आदिवासी अवतार है, हम कह सकते हैं, रूप है लिंगो। और गौड़ी भाषा की लोक कथा है क्या? लिंगो पाटा। घोटुल पाटा क्या है? घोटुल पाटा क्या है? घोटुल पाटा, तो घोटुल पाटा हम देखते हैं ये गौड़ जनजाति में मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है। घोटुल पाटा ये मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है गौड़ जनजाति में, है ना, घोटुल पाटा। लेकिन ये क्या है? लिंगो पाटा। लिंगो पाटा गौड़ भाषा की लोक कथा है जो कि गाई जाती है सामान्यतः गौड़ जनजाति में। सतपुड़ा मैकल वाले रीजन में काफी प्रचलित है। लिंगो शिव का आदिवासी रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब बैगा जनजाति में बैठक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए भैया। गोहिया, मादी या गमैती या द्वार? ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसमें हम देखें तो ये कही जाती है मादी। क्या कही जाती है? मादी। गोहिया, गोहिया ये कोरकू में होती है, कोरकू में होती है गोहिया, कोरकू में होती है। क्या होती है? गोहिया। ठीक है, मादी होती है। इसमें बुजुर्गों की सामूहिक बैठक को मादी कहते हैं। इसी मादी में सामाजिक विवादों का निपटारा करते हैं, परंपरागत नियमों पर चर्चा और सामुदायिक निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, धंगर बंसा किस जनजाति का पारंपरिक युवा गृह है? धंगर बंसा, धंगर बंसा। ठीक है, यदि हम देखेंगे तो आप देखोगे कि भाई एक होता है रंग भंग। क्या होता है? रंग भंग, रंग भंग। ये किसका होता है? भारिया का होता है। इसका होता है भारिया का युवा गृह, क्या कहलाता है? रंग भंग कराता है। घोटुल आपने पढ़ा होगा, घोटुल, घोटुल ये किसका होता है? गौड़ जनजाति का होता है। घुमकुरिया उराव का होता है, घुमकुरिया उराव का होता है। रंग भंग किसका होता है? भारिया का होता है। गतियोरा, गतियोरा, गतियोरा ये किसका युवा गृह है? मुंडा का। भुइया का है धंगर बंसा। धंगर बंसा किसका युवा गृह है? तो धंगर बंसा युवा गृह है किसका? ये आपका भुइया का, भुइया जनजाति का युवा गृह कौन सा है? तो धंगर बंसा, है ना। ये पॉइंट देखना, डी इज द राइट। बदलवा प्रथा किस जनजाति को कृषि व्यवस्था से संबंधित है? दगलवा प्रथा किस जनजाति की कृषि व्यवस्था? बदलवा, बदलवा भी क्या होता है? स्थान बदलना। सिंपल भाषा में उसको समझ लो, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं जा रहा है। बदलवा मतलब स्थान को बदलना, और जब स्थान को बदल के, एक स्थान को बदल कर दूसरे स्थान पर आप कृषि करते हो तो ये स्थान बदल रहे हो तो स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। और इस प्रकार की झूम कृषि जो है ये किस जनजाति समुदाय में प्रचलित है? तो ये कोरकू जनजाति समुदाय में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? कोरकू जनजाति समुदाय में प्रचलित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, झूम कृषि का रूप ही माना जाता है बदलवा प्रथा को। रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया किस जनजाति से संबंधित उपजातियां हैं? तो कोरकू जनजाति से संबंधित ही उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती है, दक्षिणी भाग में निवास करती है मुख्य रूप से कोरकू जनजाति। और ये जो जनजाति है दोस्तों, ये आपके सतपुड़ा रीजन में रहती है, और सतपुड़ा के भी मुख्य रूप से मैकल पर्वत पर पाई जाती है। यदि हमें देखें कि जिले में कौन कौन से जिले हैं जहां मुख्य रूप से इसकी सघनता है, तो बैतूल में सबसे ज्यादा सघन रूप से पाई जाती है कोरकू। बैतूल के अलावा नर्मदापुरम के पचमढ़ी रीजन में, नर्मदापुरम के पचमढ़ी रीजन में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे हरदा में, हरदा के अलावा देखेंगे खंडवा में, और कुछ
कुछ संख्या में आपके छिंदवाड़ा में भी निवास करती है। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति, है ना। तो कोरकू जनजाति में रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया ये क्या पाई जाती हैं? इसकी उपजातियां होती हैं। किसकी? कोरकू की। गदली नृत्य करते हैं, गदली नृत्य करते हैं। चटकोरा नृत्य करते हैं, चटकोरा, चटकोरा ये नृत्य भी किसमें प्रचलित है? काफी बार बार आ रहा है। खम्ब स्वांग का प्रचलन है, खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग का भी प्रचलन है किसमें? तो कोरकू जनजाति में। ठीक है, देखें नहाला, रूमा, मवासी, दुलारिया इनकी उपजाति, यानी कि आपको गौड़ जनजाति हो गई, बैगा जनजाति, भील जनजाति, है ना, कोल जनजाति, सहरिया जनजाति, ये वो जनजाति जिनकी उपजातियां आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, भील जनजाति में मोहल्ले, स्थानीय बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? मोहल्ले या स्थानीय? देखो सहराना तो ये सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का निवास, सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है सहराना। पुरवा, पुरवा या टोला, पुरवा टोला ये आपको कहाँ देखने मिलते हैं? पुरवा टोला ये पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में ज्यादातर बोलते हैं, जैसे कोल में बोलते हैं, बैगा में भी बोलते हैं पुरवा टोला। ठीक है, अब फल्या और कू में बात बनती है। कू क्या है? भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कू। और फल्या क्या है भैया? इनकी मोहल्ले या स्थानीय बस्ती। और पाल इनका क्या हो जाता है? एक प्रकार से हम देखें तो गांव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, बिल्कुल इसमें पूछ लिया जाता है। फल्या, फल्या इनके हाँ बस्तियां, स्थानीय बस्ती को। ठीक है दोस्तों, ये आज मैराथन आपके लिए आयोजित की गई है, आपने ना देखी हो तो इस मैराथन को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गौड़ों की पंचायत, ठीक है, गौड़ों की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? गौड़ों की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? देखो गौड़ों के गांव का मुखिया कौन होता है? दो चीजें हैं, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, ये जरूर एग्जाम में आया, कंफ्यूज करेगा तो नेगेटिव मार्केंगे, बहुत जरूरी है। और गांव की पंचायत का मुखिया, गांव की जो पंचायत होगी इसका मुखिया, और सामान्यतः गांव का मुखिया, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो गांव का मुखिया कौन होता है? सामान्यतः मुकद्दम दादा होते हैं। कौन होते हैं? मुकद्दम होते हैं। लेकिन गांव की जो पंचायत होता है इसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? ये होता है भोई। कौन होता है? भोई, जिसे जिसे सामान्य शब्दों में मांझी भी कहते हैं, मांझी भी कहते हैं, या इसे ही देशमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? देशमुख, इसे ही देशमुख कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आंसर क्या? भोई इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोटवार क्या होगा? मुकद्दम की सहायता होगा। ठीक है, दीवान कौन होता है? मुखिया को गुप्त सूचना देता है, मुखिया को गुप्त सूचनाएं देता है, मुख्य सूचना, गुप्त सूचनाएं देता है। ठीक है, और लिखई कौन होता है? तो पंचायत के वृद्ध सदस्य होते हैं, लिखई कहलाते हैं, वृद्ध सदस्य होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बैगा जनजाति में गुदना बनाने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति में अभी आया भी हुआ था ये प्रश्न, है ना, कि गुदना बनाने वाली जनजाति स्त्री को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति में गुदना बनाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो गोधारिन या बदनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधारिन या बदनिन कहते हैं। गुनिया, तंत्र विद्या करने वाले को सामान्य रूप शब्दों में क्या कह देते हैं? तंत्र विद्या करने वाले को गुनिया कह देते हैं। लिखिंदा, लिखिंद्रा या लिखिंदा ये पिथौरा चित्रकला के चित्रकार, पिथौरा चित्रकला से संबंधित होते हैं, चित्रकला से संबंधित होते हैं लिखिंदा। ठीक है, और पिथौरा ये भीली चित्रकला है। पिथौरा एक्चुअल में क्या है? भीली चित्रकला है, भील जनजाति संबंधित चित्रकला है। तो इसमें आसान था, गुनिया तो तंत्र विद्या होते हैं, गोधारिन या बदनिन ये इजी था। आई होप आप लोगों को आसानी से बन गया होगा। बैगा जनजाति में करस्कोआ की स्थापना, करस्कोआ की स्थापना किस संस्कार से संबंधित है? करस्कोआ की स्थापना किस संस्कार से संबंधित है? तो करस्कोआ बैगा जनजाति में विवाह संस्कार से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से संबंधित है करस्कोआ की स्थापना, जो विवाह की औपचारिक मान्यता का प्रतीक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बैगा जनजाति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रस नवा पर्व बड़ा फेमस पर्व है भाई, यदि हम देखें तो
रसनवा पर्व जो कि बैगा जनजाति में मनाया जाता है, रतौना भी कहते हैं इसे। यह पर्व आदि पुरुष नागा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है और इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है, मधुमक्खी की पूजा की जाती है। और इस पर्व के 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा की जाती है और शहद भी पी जाती है। मधुमक्खी की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, शहद भी पी जाती है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 9वें दिन पूजा की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें लगभग सभी कथन क्या हैं, सही हैं। सत्य कथन पूछा था, सभी कथन क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बैगा जनजाति में रसनवा पर्व या उसी को रतौना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बाघ को अपना भाई मानती है? बाघ को अपना भाई मान रही है भैया। कौन सी जनजाति है जो बाघ देव को आदि देव मानती है और अपना भाई मानती है? बैगा बाघ को अपना देव भाई मानती है और आदि देव भी कहती है। किसे? तो बैगा जनजाति बाघ को, ठीक है। हाँ, इनकी जो कृषि होती है वो बेवार कहलाती है, बेवार। और बेवार में जब ये कुटकी, कोदो कुटकी होती है, तो कुटकी जब काटते हैं, कुटकी काटते हैं तो बाघ देव की या बाघेश्वर की पूजा, बाघेश्वर देव की पूजा करते हैं, ठीक है। और ये पूजा जो होती है फसल की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की जाती है, ठीक है। फसल की सुरक्षा के लिए पूजा की जाती है बाघेश्वर की। और बाघ को अपना भाई मानते हैं। किसको? बाघ को। कौन सी जनजाति? बैगा। सहरिया समाज में झाड़ फूक, तंत्र मंत्र एवं बीमारियों के इलाज का कार्य कौन करता है? तो पटेल, भोपा, बराई या प्रधान। तो प्रधान तो नहीं होगा, ठीक है। पटेल इनका क्या होता है? मुखिया होता है इनका। सहरिया में मुखिया कौन होता है? पटेल ही होता है। खुटिया पटेल भी कहते हैं इसी को, प्रश्न आ चुका है। कौन सा पटेल? खुटिया पटेल, ये तो होगा ही नहीं आंसर। बराई, इसके बाद प्रधान भी नहीं होगा। बराई जो होता है ये बराई जो होता है संदेश वाहक होता है, इनमें संदेश वाहक बराई कहलाता है। प्रधान तो गौड़ जनजाति में हम देख रहे थे, पूजा पाठ करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। बच रहा है कौन? भोपा जो कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक करता है इसमें सहरिया में। सहरिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश में यदि देखें, विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में? विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? जनजातियां मध्य प्रदेश में कितनी है? विशेष पिछड़ी जनजातियां 3 है। कितनी है भैया? 3 है। और ये जो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं? तो हम देखेंगे, ये आपकी है बैगा। ये कौन कौन सी? बैगा। दूसरी कौन सी है? सहरिया, ठीक है। और फिर कौन सी है? भारिया। सहरिया, भारिया और बैगा, ये 3 महत्वपूर्ण विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है। और ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया, भारिया, ठीक है, इनमें से एक है सहरिया जिसमें भोपा झाड़ फूक करने वाला होता है, ठीक है। और सहरिया मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है। किस भाग में? उत्तरी भाग में निवास करती है। उत्तरी भाग में निवास करती है कौन सी? सहरिया, ठीक है। चलो, भारिया जनजाति किस देव को अपना पूर्वज मानती है? राजा कर्ण देव को अपना पूर्वज मानती है और इनकी आराध्य सीता माता है। सीता माता इनकी आराध्य है। ये भारिया जनजाति ने सहरिया में यदि हम देखें, सहरिया में नोट कर लेना, सहरिया जो है अपनी आराध्य किसे मानते हैं? सहरिया आराध्य किसे मानते हैं? तो सीता माता को मानते हैं। भारिया के प्रमुख देवता राजा कर्ण देव हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सहरिया बड़ा भाई किसे मानते हैं? भीलों को मानते हैं। भीलों को बड़ा भाई मानते हैं। भारिया जो है, भारिया कहाँ निवास कर रहे हैं? यदि हम भारिया की बात कर लेते हैं तो भारिया जनजाति, भारिया जो कि निवास करती है कहाँ पर? निवास करती है कहाँ पर दोस्तों? पातालकोट में। कहाँ निवास कर रही है? पातालकोट में निवास कर रही है। पातालकोट में निवास कर रही है, जो कि आता कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में आता है। पातालकोट छिंदवाड़ा में आता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। भारिया जनजाति निवास कर रही है। और भारिया जनजाति जो कि पातालकोट में निवास कर रही है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये आपके अति पिछड़ी जनजाति है। अति पिछड़ी जनजाति, अभी पिछले प्रश्न में भी बताया था, अति पिछड़ी जनजाति है भारिया। ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। पातालकोट में निवास कर रही है। गौड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है। गौड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है,
और इसे जंगलियों की जंगली भी कहा गया है, भारिया को जंगलियों की जंगली भी कहा गया है। ठीक है, ये आम की सूखी गुठली और महुए की रोटी भी खाने के लिए प्रसिद्ध है, भारिया। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति गौड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है? लो भैया, ये प्रश्न मैंने अभी बताया और इसका आंसर हो गया कौन सा? भारिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, पातालकोट क्षेत्र को किस नदी का उद्गम माना गया? दुधी नदी का उद्गम होता है कहां से? पातालकोट। मैंने कहा पातालकोट है कहां पर? तो ये छिंदवाड़ा में है दोस्तों, छिंदवाड़ा में है। ये सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। और यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां ही हैं मूल रूप से। और ये मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थल है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, डीप पॉइंट है मध्य प्रदेश का, सबसे डीप पॉइंट है। ठीक है, डीप पॉइंट है मध्य प्रदेश का। कौन सा? पातालकोट। और यदि हम पातालकोट की ही बात करते हैं, पातालकोट की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर भारिया जनजाति रहती है। हम देख रहे हैं यहाँ आने वाले पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हालांकि बीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए थे। तो दुधी नदी का उद्गम होता है, जो कि किसकी सहायक है? सहायक किसकी है ये? तो ये सहायक है नर्मदा की। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक है। छिंदवाड़ा में इसका ओरिजिन होता है। इसकी आकृति कैसी है देखने पे? ये आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? तो इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। कैसे है? घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की तरह ये दिखाई देती है। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश की 3 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी कौन है? तो ये हैं बैगा, भारिया, सहरिया। बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक है, ये 3 अति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोड़ी मंगला प्रथा का संबंध किससे है? मोड़ी मंगला, मोड़ी मतलब क्या होता है? मोड़ी मतलब मोड़ी मोड़ा, और मोड़ी मंगला, मंगला मतलब मोड़ी मांग के लिया, बोलते हैं ना, मांग ले, ये चीज तू फलाने व्यक्ति से मांग ले। ठीक है, तो मोड़ी मंगला, ये भारिया जनजाति में लड़के का पिता लड़की के घर रिश्ता लेकर जाता है, इसे कहा जाता है मोड़ी मंगला। किस जनजाति संबंधित है? भारिया जनजाति में जब लड़के का पिता, मोड़ी मतलब क्या हो गया? मोड़ा मोड़ी, मोड़ा मतलब लड़का, मोड़ी मतलब लड़की, और मोड़ी मंगला, तो मोड़ी मंगला का मतलब, मंगला मतलब मांगला, फलानी चीज मांगला, तो मोड़ी मंगला ये भारिया जनजाति में, पूछ सकते किस जनजाति में? तो भारिया जनजाति में विवाह का एक संस्कार है। ठीक है, फिर देखें भारिया जनजाति में मिदुआ नृत्य, किस नृत्य का आयोजन कब होता है? मृत्यु संस्कार पर, जन्म संस्कार पर, विवाह के समय, या फसल काटने के समय? कौन सा नृत्य बोल रहे हैं? मिदुआ, मिदुआ नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। भारिया जनजाति में होता है और यह आपके विवाह के अवसर पर, हाँ, विवाह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मिदुआ नृत्य। इसके अलावा हम देखें भड़म सैतम नृत्य भी करते हैं। भड़म एंड सैतम, भड़म सैतम नृत्य भी होता है। किस जनजाति में होता है भड़म सैतम नृत्य? तो भारिया जनजाति में। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोरकू जनजाति का मूल स्थान सांवलीगढ़ बैतूल है। ठीक है, सांवलीगढ़ बैतूल है। कोरकू जनजाति के लोग स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। हाँ भाई ठीक है, मेघनाथ की पूजा करते हैं। कोरकू प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह की जनजाति है, बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं? आंसर सही हो रहे हैं। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। और मेघनाथ की पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं, स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। गौड़ जनजाति भी स्वयं को रावण का वंशज मानती है और यह जनजाति कुत्ता की भी पूजा करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिया है ना, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। कोरकू जनजाति के लोग मेघनाथ को आराध्य मानते हैं। ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग गांव के प्रमुख देवता किलार मुठवा हैं। ठीक है, और कोरकू जनजाति के लोग कुत्ता की पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसमें भी आंसर डी है, इसमें भी आंसर डी है। सभी कथन बिल्कुल सही। बहुत शानदार प्रश्नों का संग्रह है। ववट्टिया नामक आभूषण कौन सी जनजाति की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है? ववट्टिया नामक आभूषण कौन सी जनजाति की महिलाओं का प्रमुख आभूषण है? तो मछली आकार की बिछिया पहनती हैं और भुजाओं में ववट्टिया नामक प्रिय आभूषण पहनती हैं। कौन सी जनजातियां? तो ये है कौन सी जनजाति की महिलाएं? कोरकू जनजाति की महिलाएं। ठीक है, ये भुजाओं में ववट्टिया नामक आभूषण पहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ, स्नेही या स्नेही स्तंभ बनाया जाता है। ठीक है, कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ, स्नेही स्तंभ का संबंध किससे है?
विवाह से, पूजा स्थल से, मृत्यु संस्कार से या जन्म संस्कार से? बताएं भाई किस संस्कार से संबंधित है ये? ठीक है, तो ये है मृत्यु संस्कार के। मृत्यु होने पर यदि हम देखें तो ये जो है आपका दाह संस्कार जहां पर किया जाता है वहां पे सरई के पेड़ से ये बनाया आयताकार स्तंभ होता है। किसके पेड़ से? सरई, सरई के पेड़ से बनाया गया आयताकार, आयताकार स्तंभ होता है। आयताकार स्तंभ होता है जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है? तिकोना होता है। ठीक है, इस तरीके का तिकोना होता है ऊपरी भाग, है ना, ऊपरी भाग तिकोना होता है। और इस पर मृतक की जो निधन की तिथि होती है और विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती हैं। क्या कहलाता है? स्नेही संबंध कहलाता है कोल जनजाति। अब कोल जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है। कोल जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है, थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में निवास करती है। मूलतः यह रीवा सीधी और आपके यदि हम देखेंगे रीवा सीधी, सतना मऊगंज इन जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति? कोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित बोलियों को उनसे संबंधित जनजातियों से सम्मिलित करिए। डोरली, पारसी, हलवी और भतरी। ठीक है, फिर है भनौती और भरियाही। ठीक है, भनौती और भरियाही। ऑब्वियसली बात है भील जनजाति से जाएगा तो बी का फोर दो जगह दिख रहा है। ठीक है, हलवी, पारसी, भतरी और डोरली ये गौड़ जनजाति संबंधित आ रही है। बैगानी, बैगा जनजाति संबंधित आ रही है, बैगा जनजाति से संबंधित आ रही है। ठीक है, बैगा जनजाति संबंधित आ रही है। फिर इसके बाद देखें कुल्हानी और बघेली। कुल्हानी, कोल जनजाति में कुल्हानी बोलेंगे। बारेली, भिलाली और पटलियाई। जिन्होंने धैर्य रखा होगा आराम से बन गया होगा, बहुत इजी था, समझ में आ रहा था कौन किसकी बोली है। आंसर इसमें ई है। ठीक है, बहुत इजी था, ये बहुत इजी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोदई भाजी प्रथा कोल जनजाति समझ बिल्कुल है। जब कोई विवाह भंग करते हैं तो उसको समाज को कोदई भाजी भोज कराना पड़ता। कोदई भाजी में दोषी व्यक्ति को पूरे समुदाय को भोज कराना पड़ता, वही लिखा है। जब विवाह यदि भंग करे, है ना, कोई जो भंग करेगा वो दोषी कहलाएगा और वो कोदई भाजी कराएगा। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखना। राज्य स्तरीय कोल जनजाति अभिकरण की स्थापना 2013 में नहीं बल्कि 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में हुई थी, इसलिए आंसर इसमें 1 और 2 ही क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लावा परसाई एक विवाह संबंधी परंपरा है। लावा परसाई में दूल्हे का भाई प्रमुख भूमिका निभाता है। यह परंपरा केवल कोरकू जनजाति में पाई जाती है। लावा परसाई, बताओ भैया, लावा परसाई यदि बात कर रहे हैं तो ये आपके कोल जनजाति से संबंधित है। कोल, बैगा, गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, विवाह संबंधी परंपरा है। ठीक है, और दूल्हे के भाई द्वारा निभाई जाती है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। कोरकू नहीं बल्कि कोल जनजाति मुख्य रूप से, कोल, बैगा, गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से पाई जाती लावा परसाई। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कांटा लगाना प्रथा, भैया देख लो अब आप, है ना। कांटा लगाना प्रथा अंतिम संस्कार यात्रा के समय निभाई जाती है। कांटा लगाना कोरकू जनजाति से संबंधित है। बताओ इसमें कौन सा संबंध, इसमें से कौन सा प्रश्न सही है? ठीक है, तो ये जो है केवल एक सही है, क्योंकि कांटा लगाना जो आपकी अंतिम संस्कार की प्रथा है ये भारिया जनजाति संबंधित, इससे संबंधित है, भारिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। सीडुआनी परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? सीडुआनी परंपरा, सीडुआनी मतलब जब विवाह पक्का हो जाता है तो लड़की का पिता कहता है दारू का निमंत्रण के लिए कहता है सीडुआनी। ठीक है, कोरकू जनजाति में प्रचलित है। जब विवाह पक्का हो जाए तो लड़की का पिता कहता है सीडुआनी, यानी कि दारू का निमंत्रण देता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाटो प्रथा में गौड़ जनजाति की विधवा स्त्री अपने श्रृंगार चिन्ह त्यागती है। बिल्कुल, चूड़ियां वगैरह का त्याग करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
समरा प्रथा बैगा जनजाति में शिशुजन नहीं, समरा प्रथा ये आपके संबंधित है मृत्यु संस्कार से। मृत व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है, समरा प्रथा कहलाती है। ठीक है, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए वो किया जाता है, जन्म संस्कार से संबंधित नहीं, ये गलत है। सत्य कथन केवल एक ही है। ठीक है। नहावल प्रथा का संबंध किससे है? मृत्यु संस्कार से है नहावल प्रथा। अंतिम यात्रा में ढोल वगैरह जो होते हैं, ढोल नगाड़ा बजाए जाते हैं, नहावल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नहावल कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नहावल प्रथा मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये आप देखोगे कि बैगा जनजाति में पाई जाती है। किस जनजाति में? बैगा जनजाति में पाई जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बैगा जनजाति में पाई जाती है। कौन सी प्रथा? नहावल। नेक्स्ट है चिथौड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? चिथौड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? चिथौड़ा ये क्या है भैया? कोरकू जनजाति में प्रचलित है। कोरकू जनजाति में चिथौड़ा प्रथा विवाह की एक पद्धति जिसमें मध्यस्थ व्यक्ति को चिथौड़ा, जो व्यक्ति विवाह संबंध कराएगा, दो लोगों के बीच में दो लोगों का मिलन कराएगा, दो परिवारों को बनाएगा, वैवाहिक संबंध कराएगा, उसे क्या कहा जाता है? चिथौड़ा कहा जाता है। ठीक है। ओगी प्रथा भील जनजाति में किससे संबंधित है? भील जनजाति में ये प्रथा कन्यादान से संबंधित प्रथा है, ओगी प्रथा कहलाती है। दोस्तों आप सबके लिए कर्मा आईएएस लेकर आया है एमपीपीएससी का टारगेट बैच। यदि आप एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, इस बार के प्री को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत शानदार बैच होगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है और शानदार जानदार तरीके से घर बैठे आप इस बैच के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो आप इस बैच का लाभ उठाइए और हमारे साथ जुड़ के बेहतर तैयारी करिए। भील जनजाति में वर वधू द्वारा पीपल या सागवान वृक्ष के फेरे लेने की परंपरा कहलाती है। पीपल या सागवान वृक्ष के फेरे लेने की परंपरा कहलाती है। क्या कहलाती? ओगी, हाथी वेडो प्रथा, सांता प्रथा या कट्टा प्रथा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाथी वेडो। विवाह की प्रथा है जिसमें वर जो होता है तथा वधू, वर को हरण और वधू को लाड़ी कहा जाता है। ठीक है, द्वारा बांस, पीपल या सागवान के फेरे लिए जाते हैं। भील जनजाति में प्रचलित है हाथी वेडो प्रथा। ठीक है, बी राइट आंसर। भील संस्कृति में मृत्यु के समय महिलाओं की शव यात्रा में भागीदारी किस प्रथा के अंतर्गत होती है? तो ये प्रथा कहलाती है बिरहा। ठीक है, क्या कहलाती है? बिरहा। देखो बिरहा गायन है वो अलग है, लेकिन ये भील जनजाति में क्या है? एक प्रथा है। ठीक है, जिसमें शव यात्रा में मृतक परिवार की स्त्रियां एक निश्चित स्थान तक जाती हैं, इसे बिरहा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में लेके चलें। ठीक है, तो देखा कोल जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? ये देखो कोल जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है? टोला कहलाती है। मैंने पहले ही बताया था टोला या पुरवा, तो टोला। ढाना किसे कहते हैं? भारिया जनजाति के, भारिया जनजाति में ढाना कहा जाता है। सहराना सहरिया जनजाति में कहा जाता है। ठीक है, पाल ये भील जनजाति में कहा जाता है। क्या? पाल भील जनजाति में कहा जाता है। पूर्वा बैगा में कहते हैं सामान्यतः। और यदि हम देखेंगे तो टांडा ये बंजारा के निवास क्षेत्र को, या अस्थाई घर जो होते हैं, बंजारा की अस्थाई बस्ती होती है। ठीक है, सामान्यतः बैलगाड़ियों पे बने हुए घर होते हैं, टांडा कहलाते हैं, अस्थाई घर। ठीक है, कोल जनजाति में क्या कहला रहा है? टोला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसीलिए कोल जनजाति रीवा में रहती है। आप रीवा और सतना में देखोगे कि वहां पे टोला ज्यादा बोलते हैं। किसी गांव में भी अलग अलग टोले होते हैं। ठीक है, मिश्रायन टोला, पंड्यायन टोला, ये पटेल टोला। ठीक है, इस तरीके से नाम होते हैं सामान्यतः। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टिया प्रथा भील जनजाति में मृत्यु संस्कार संबंधित है। कट्टा प्रथा भील जनजाति में मृत्यु भोज से जुड़ी हुई है। सांता प्रथा विवाह के समय निभाई जाती है। बताओ भैया, इनमें से कौन सा एक प्रश्न है या हम देखें जो कि आपका सही या गलत है? तो जो सांता प्रथा होती है ना, वो शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता का हल्दी लगाकर स्नान किया जाता है। ये जन्म से संबंधित है, ना कि विवाह से संबंधित है। ये बस गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। 1 और 2 सही आंसर, ए इज द राइट आंसर था इसमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तिही नहावन उराव जनजाति की मृत्यु संस्कार है। तिही नहावन उराव जनजाति का मृत्यु संस्कार है। छाछ माटी एवं नुक्ता खर्च कोरकू जनजाति के मृत्यु संस्कार से संबंधित है। ठीक है, तो नुक्ता खर्च और छाछ माटी यदि हम देखें छाछ माटी और नुक्ता खर्च, ये है तो मृत्यु संस्कार से, लेकिन कोरकू के नहीं बल्कि सहरिया के। इसीलिए सहरिया के हैं, सहरिया संबंधित है, इसीलिए इसमें केवल
एक सही होगा, पहला सही है, सही कथन ही पूछा था, दूसरा गलत है। भुंगडू 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 वाद्य किस जनजाति द्वारा दिवाली के अवसर पर बजाया जाता है? भुंगडू वाद्य किस जनजाति दिवाली के समय सुख समृद्धि और पशु की पूजा के दौरान इस वाद्य को बजाती है? कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति, दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कोरकू जनजाति इसे बजाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंगारा वाद्य यंत्र का उपयोग मालवा क्षेत्र में भरतरी गायन में किया जाता है। मादर वाद्य यंत्र का प्रयोग बुंदेलखंड के राई लोक नृत्य में तो भैया किसका होता है? तो मृदंग का होता है। मृदंग का होता है। राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है। ढांक वाद्य यंत्र का संबंध निमाड़ क्षेत्र के काठी नृत्य से है। ठीक है, इसमें आपका 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, बाकी सेकंड वाला तो क्या है? गलत है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। कलगी तुर्रा गायन में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कलगी तुर्रा में चांग का मुख्य रूप से देखें वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है। कलगी जो कि शक्ति का प्रतीक है, तुर्रा जो कि शिव का प्रतीक है। ठीक है, इसमें चांग का प्रयोग होता है। यदि हम देखें प्रतियोगिता के रूप में ये कलगी तुर्रा जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, इसका आयोजन होता है। मालवा और निमाड़ दोनों अंचलों में ये प्रचलित है। ठीक है, लोक गायन के रूप में इसका प्रदर्शन किया जाता है। प्रतियोगिता स्वरूप में वाद सवाल जवाब करते हुए, वाद विवाद सवाल जवाब करते हुए इसका आयोजन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठेपाड़ा भील जनजाति के पुरुषों में पहने जाने वाली तंग धोती है, काफी टाइट पहनते हैं। पोत्या धोती की बात करें तो पोत्या भील जनजाति के पुरुषों का साफा या पगड़ी है, पोत्या। खोएतु भील जनजाति में कमर में बांधा जाने वाला गमछा है। सभी सही है, खोएतु। ठीक है, ये सभी क्या है? रहन सहन, खान पान, पहनावे से संबंधित प्रश्न, और डी इज द राइट आंसर। गुनेरी घास से बनाए जाने वाला तर्की आभूषण, गुनेरी घास से बनाया जाने वाला तर्की आभूषण किस जनजाति से संबंधित है? गुनेरी घास से बनाया जाता है भैया ये, और ये बैगा जनजाति की महिलाएं बनाती हैं। यह कान में पहना जाने वाला ताड़ के पत्तों का या गुनेरी घास से बना आभूषण होता है। बैगा जनजाति की महिलाएं बनाती हैं गुनेरी घास से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंदरी बैगा जनजाति की स्त्रियों द्वारा बालों में पहना जाने वाला आभूषण होता है। सूतिया हावेल बैगा जनजाति की स्त्रियों के गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तरकुल वैवाहिक बैगा स्त्रियों का प्रतीक आभूषण है। ठीक है, सभी के सभी क्या थे? सभी के सभी सही थे भैया। तरकुल सीख लो, टेस्ट सीरीज में सीखना ही है, फाइनल तो है नहीं, हम यहाँ पे अभ्यास ही कर रहे हैं चीजों का, तो सीख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बार नृत्य किस जनजाति? बाहर जाते हो, कुछ लोग जाते हैं बाहर, अब यहाँ पे बार नृत्य आ गया, देख लो किस जनजाति से संबंधित है बार नृत्य। ठीक है, कंवर, बंजारा, कोल या गोंड। कमार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजातियों में से आती है और कंवर जनजाति में प्रचलित संबंधित ये क्या है दोस्तों? नृत्य है। ठीक है, कंवर जो कि स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं। बार नृत्य मुख्य रूप से मनोरंजन या सामाजिक समारोह के दौरान किया जाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादर और छान जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तलवार मछली नृत्य किस जनजाति के हैं? तो ये बंजारा के हैं दोस्तों। कंघी की आविष्कारक बंजारा जनजाति घुमंतू के अंतर्गत आती, घुमंतू अर्ध घुमक्कड़, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ के अंतर्गत आने वाली जनजाति है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट देखो, चक्राकार नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? कंजर समुदाय से संबंधित है। कौन सा? चक्राकार नृत्य। ठीक है, गोल गोल घूमते हुए, चक्कर काटते हुए नृत्य की क्या करती है? नृत्य करती है, इसलिए इसे चक्री या चक्राकार नृत्य कहते हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंजर जाति के समुदाय की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, कालबेलिया को मध्य प्रदेश में घुमंतू अर्ध घुमंतू के अंतर्गत रखा गया है, और इसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है कालबेलिया, ठीक है, ये सांपों को पारंपरिक रूप से पकड़ने वाली सपेरा जाति मानी जाती है। इसमें यदि देखें तो इसका जो नृत्य है कालबेलिया, इसे कब यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रोमैक्स बैच, यदि आप MPGS अच्छा करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्रोमैक्स बैच के साथ जुड़ सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी
कर सकते हो, एमपीजीएस को मजबूत बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन प्रो मैक्स लाइव बैच है, बहुत बेहतर तरीके से हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी ये होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भड़म और सैतम, मैंने पहले ही बताया था, भड़म और सैतम भारिया जनजाति से संबंधित है। चटकोरा, चटकोरा, गदली, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं आपके? ठीक है, गोल जनजाति संबंधित है। ठीक है, गोल गधेड़ो, भगोरिया, ये भील जनजाति से संबंधित है। रीना, टीना, ये नृत्य किससे संबंधित है? यदि हम देखेंगे सुआ, ये किससे संबंधित है? गौड़ जनजाति से संबंधित है। ठीक है, कर्मा, कर्मा, ये भी किससे संबंधित है? गौड़ जनजाति से। पोलीथर विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? पोलीथर विवाह ये किस जनजाति में प्रचलित है भैया? तो पोलीथर विवाह ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इसे अपहरण विवाह के रूप में, ठीक है, इसे पाय सोतूर विवाह भी कहते हैं, पाय सोतूर विवाह भी कहते हैं। ठीक है, और अपहरण विवाह के रूप में इसका क्या है? प्रचलन है गौड़ जनजाति। थापा मध्य प्रदेश के किस अंचल की प्रचलित चित्रकला है? थापा, तो थापा किस अंचल की चित्रकला है? निमाड़ अंचल की चित्रकला है। निमाड़ में हम देखते हैं पगल्या, जो कि शिशु जन्म पर बनाए जाते हैं, शिशु जन्म पर बनाए जाने वाले चित्र हैं पगल्या। फिर हम देखते हैं जिरौती, जिरौती, ठीक है, ये आपके हम देखते हैं ये भी निमाड़ अंचल में। फिर इरत, इरत ये आपके कुल देवी का चित्र होता है। कांचली भरना, कांचली भरना, कांचली भरना, ये भी विवाह के अवसर पर होते हैं। जिरौती भी विवाह के अवसर पर बनते हैं। तो इरत विवाह के अवसर पर कुलदेवी का चित्र है। इसके अलावा थापा, ये भी विवाह के अवसर पर बरबदू के थाप लगाए जाते हैं। मालवा में हम देखेंगे संजा, संजा चित्र बनाए जाते हैं। चित्रावण बनाए जाते हैं, चित्रावण बनाए जाते हैं। ठीक है, और यदि हम देखेंगे संजा, चित्रावण, सवनाही, ठीक है, सवनाही है ना, सवनाही चित्र बनाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आपकी सुरैती, सुरैती हम देखेंगे सुरैती। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो चौकपूर्णा, चौकपूर्णा, दिवासा, ठीक है। बघेलखंड में हम देखेंगे न्यूरान, न्यूरान, न्यूरान के बाद कोहबर, कोहबर, तिलंगा, तिलंगा, ये कहाँ के चित्र हैं? आपके बघेलखंड के। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले का चिचली पीतल शिल्प कला प्रसिद्ध है? चिचली गोलीकांड की घटना भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, नरसिंहपुर से संबंधित है। उचेहरा शिल्प, उचेहरा शिल्प सतना से संबंधित है। ठीक है, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, ये कहाँ की संबंधित है? अशोकनगर की। रीवा में सुपाड़ी के खिलौने, सुपाड़ी के खिलौने, सुपाड़ी के खिलौने, ये कहाँ संबंधित है? सुपाड़ी के खिलौने, तो ये आपके रीवा से संबंधित है। ठीक है, घोटुल पाटा शोक गीत किस जनजाति की या क्षेत्र से संबंधित है? घोटुल पाटा, है ना, तो घोटुल पाटा मैंने बताया था गौड़ और मुड़िया जनजाति संबंधित है। बघेलखंड क्षेत्र में घोटुल पाटा लोकगीत प्रचलित है, शोक गीत है, मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है, ताड़ी किस जनजाति का प्रमुख? ताड़ी भैया भील जनजाति का प्रमुख पेय है। ठीक है, भील जनजाति का प्रमुख पेय है क्या? ताड़ी। झाबुआ अलीराजपुर में निवास करने वाली भील जनजाति। सरहुल पर्व किस जनजाति से संबंधित है? सरहुल, सरहुल पर्व और सरहुल ये किसका लोक किसके नृत्य में आता है? उराव के नृत्य में आता है। कौन सा? सरहुल, है ना, तो उराव जनजाति से संबंधित माना जाता है क्या? सरहुल, है ना, उराव जनजाति का प्रमुख प्रकृति पूजक ये पर्व है बसंत ऋतु में। सरहुल का अर्थ है साल वृक्ष की, सरहुल का अर्थ होता है साल वृक्ष का फूल, जो नए कृषि वर्ष की शुरुआत में आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिडोली प्रथा, मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का गड़ा स्तंभ होता है। सिडोली प्रथा भारिया जनजाति संबंधित है नहीं। सिडोली प्रथा, इसमें बोल रहे हैं असत्य कथन, असत्य कथन यही है। सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरकू, ना कि भारिया से संबंधित है, कोरकू से संबंधित है सिडोली प्रथा। तो आंसर इसमें होगा, असत्य पूछा ना तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। पेज, पेय पदार्थ, पेज, ठीक है, जो कि गौड़ जनजाति में प्रचलित है। गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति में, गौड़ बैगा इनमें प्रचलित है पेज। और पेज जो होता है ये कोदो कुटकी और चावल का माड़ होता है। क्या होता है? कोदो कुटकी और चावल का माड़ होता है पेज, है ना।
मदाइन किस जनजाति का महुआ से बना पेय पदार्थ है? मदाइन कोल गौड़ पैगा या उराव? मदाइन, मदाइन पूछ रहे हैं भैया, मदाइन का बताओ। ठीक है, तो ये कोल जनजाति जो होती है इसका महुआ से बना पेय पदार्थ क्या कहलाता है? मदाइन कहलाता है। ठीक है, कोल जनजाति की पंचायत मैंने पहले ही बताया क्या कहलाती है? गोहिया। निम्न में से कौन सी जनजाति है नेतृत्व करता घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से संबंधित है? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ? तो 22 अगस्त 1930 किस जिले में हुआ? बैतूल में हुआ। ठीक है, उसमें गंजन सिंह कोरकू तो नेतृत्व करता है, गंजन सिंह कोरकू इसमें नेतृत्व करता है। इसमें कोमागौड़ शहीद हुए थे, मेन तो कोमागौड़ शहीद हुए थे। फिर जम्बाड़ में, इसी के बाद जम्बाड़ के थाने में भी घेरा हुआ, वहां पे लाठीबाजी गोली चलाई गई जिसमें मकड़ू और रामू गौड़ भी शहीद हुए। बिरसा गौड़ इससे संबंधित नहीं थे, बिरसा गौड़ इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, बिरसा गौड़ इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये संबंधित नहीं थे, बिरसा गौड़ का संबंध घोड़ा डोंगरी ठीक है रेलवे स्टेशन की घटना से संबंधित है, रेलवे स्टेशन की घटना। और ये घटना 19 अगस्त को हुई थी, 19 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, कौन सी? बिरसा गौड़ जिसमें शहीद हुए थे। इसमें से आंसर वो ढूंढो जिसमें 4 नहीं है, 4B में नहीं है, आंसर बी इज द राइट आंसर। सही जोड़ी मिलाई, ये घटनाएं दी हैं और लड़ाइयां दी हुई हैं। ठीक है, घटनाएं दी हुई हैं, लड़ाइयां दी हुई हैं, और ये किसकी? भीमा नायक की। किसकी? भीमा नायक के युद्ध दिए हुए हैं। भीमा नायक जिन्होंने बड़वानी से 1857 की क्रांति, बड़वानी से 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ए का 24 यदि हम देखें इसमें 24 अगस्त 1857 को, 24 अगस्त 1857 को कौन सी हुई थी? पंचशामली की लड़ाई हुई थी। पहले तो अंग्रेजों के साथ कौन सी लड़ाई हुई? पंचशामली की लड़ाई हुई। फिर हम देखेंगे 11 अप्रैल 1857 को अंबा पानी की लड़ाई हुई थी जिसमें खाजा नायक और उनके पुत्र दौलत सिंह शहीद हो गए थे। फिर 4 फरवरी 1859 को धावा बावड़ी जहां उनकी समाधि बनी हुई है। और 9 फरवरी 1859 को पंचबावली की लड़ाई हुई थी। अलग अलग लड़ाइयां हैं, पंचसावली अलग है, पंचबावली अलग है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो रहा है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भीमा नायक के युद्ध है। ठीक है, भीमा नायक को बाद में 29 दिसंबर 1876 को 1876 को कहां पर? तो आप देखोगे कि पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में फांसी दी गई थी। किसको? भीमा नायक। हाँ, 1876 है ना। चलो नेक्स्ट देखो, दौलत सिंह राव और बिरजूर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से किया था? तो इन्होंने ये नेतृत्व किया था कहां से? बैतूल से। कहां से किया था दोस्तों? ध्यान रखना, इन दोनों ने बैतूल से नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर देखें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने सेंधवा जो कि बड़वानी रियासत के अंतर्गत आता है, यहाँ से नेतृत्व किया था। धुआरा बावड़ी में इनकी समाधि है। इनका बलिदान दिवस कब मनाते हैं? 29 दिसंबर को मनाते हैं। इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड किसे कहते हैं? इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं आप टांटिया मामा को। ठीक है, संग्राम शाह ने किस भाषा में रस रत्नमाला की रचना की है? संस्कृत में लिखी है भैया। कौन सी माला? रस रत्नमाला। किसने? तो संग्राम शाह कौन थे? तो संग्राम शाह गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इन्हीं के पुत्र थे दलपत शाह, जिनका विवाह हुआ था चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती से। टांटिया भील को किस दिन फांसी दी गई? टांटिया मामा भील यदि हम देखें तो इनका जो बड़दा ग्राम है, बड़दा ग्राम पंधाना तहसील खंडवा में आता है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों का मसीहा, इंडियन रॉबिन हुड, टांटिया मामा, कर्म भूमि इनकी पाताल पानी रेलवे स्टेशन। इन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। कहाँ दी गई? जबलपुर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? जबलपुर में इन्हें फांसी दी गई। इनके शव को बाद में पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। 4 दिसंबर है भाई, सॉरी क्षमा करना भैया, ऐसी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दी गई थी। कहां पर?
जबलपुर में, टांटिया मामा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी, इनके नाम पे क्या है, फिल्म भी बनी हुई है इनके ऊपर। टांटिया मामा भील, आदिवासियों का मसीहा, निमाड़ का गौरव, इंडियन रॉबिन हुड, ठीक है, निमाड़ का गौरव इन्हें कहते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो भीमा नायक को कहते हैं। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं, टांटिया मामा को, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जनगढ़ सिंह का जन्म पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ था, बिल्कुल सही है। ये बैगा जनजाति के चित्रकार थे, ये गलत हो गया है। इनकी मृत्यु जापान में हुई थी, सही है। इन्हें भारत भवन के गुम्मद का चित्र किया था, ठीक है। ये गौड़ जनजाति से थे, किससे थे, गौड़, बैगा से नहीं थे ना भाई, बैगा से नहीं थे। किस जनजाति से थे, गौड़ जनजाति से थे। ये बात हमें इसमें ध्यान में लेके चलना है। इस प्रश्न में जो सही आंसर हो रहे हैं, क्या सही कथन बोल रहे हैं, सत्य कथन। एक बस गलत हुआ है, दो वाला तो ढूंढो जिसमें दो ना हो, यानी दो इसमें नहीं है। आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डॉटेड लाइन बुक किसकी है भैया, तो ये है भूरीबाई, भूरीबाई जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। पूछेंगे किस जिले से, झाबुआ। जनजाति कौन सी इनकी, भील। किस चित्र के कलाकार हैं, तो पिथौरा चित्र की कलाकार हैं, पिथौरा चित्र की कलाकार हैं। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री मिला है, तो पद्मश्री इन्हें मिला था 2021 का, 2021 का पद्मश्री मिल चुका है भूरीबाई। तीजनबाई पंडवानी गायिका है, पंडवानी गायिका है। जनगढ़ सिंह श्याम गौड़ चित्रकला से संबंधित है। पेमा फत्या ये भी पिथौरा से संबंधित है, पिथौरा से संबंधित है। ये आजाद नगर, भावरा चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। पेमा फत्या, पिथौरा को विश्व प्रसिद्ध बनाने में इन्हीं की भूमिका है। सुमेलित कीजिए आदिवासी चित्रकार और पद्मश्री वर्ष बताइए। तो भूरीबाई, भूरीबाई को कब मिला था, 2021 में मिला था। जोधैया बाई को कब मिला था, दुर्गाबाई व्याम को मिला था 2022, बज्जू सिंह श्याम को मिला था 2018, जोधैया बाई को मिला 2023, ठीक है। आंसर इसमें देखो, इसमें आंसर क्या हो रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आंसर हो रहा है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नहीं देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्रीमती जमुना देवी 6 बार लोकसभा सदस्य रही, नहीं लोकसभा नहीं, विधानसभा सदस्य रही। क्या रही है, विधानसभा सदस्य रही। लोकसभा भी बनी थी लेकिन 6 बार लोकसभा सदस्य नहीं, 6 बार विधानसभा सदस्य। इनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झाबुआ था, ये सही है। 1998 में पहली बार ये उप मुख्यमंत्री बनी थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। और 2003 में नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी बनी थी। इसमें भी यदि हम देखें, जो गलत हो रहा है वो केवल पहला हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बात यहाँ पे भी सही हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र का संबंध कहां से रहा था, सारंगढ़ रियासत से ये संबंधित रहे थे दोस्तों, ठीक है। सारंगढ़ रियासत से संबंधित रहे थे। और इनका जो कार्यकाल था केवल 13 दिनों के लिए था, 13 दिनों के लिए था। 13 मार्च को ये बने थे, 13 मार्च 1969 में बने थे। और 26 मार्च 1969 तक ये क्या रहे थे, यदि हम देखें यहाँ पर, तो आपके मुख्यमंत्री रहे थे। यदि व्यक्ति के रूप में देखें, व्यक्तिगत रूप में देखें, सबसे कम समय तक ये है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 1 दिन का, वो अर्जुन सिंह का रहा था। हालांकि अर्जुन सिंह ने अपने बाकी के कार्यकाल सबसे संविधायक रहे, एक कार्यकाल तो उन्होंने पूरी किया था। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय तक के लिए शपथ लेके बना, तो अर्जुन सिंह बने थे, ठीक है, 1 दिन के लिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप में, व्यक्ति के रूप में जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं कभी भी, तो वो है राजा नरेश चंद्र जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक का स्मारक कहाँ है, तो धुआरा बावड़ी ग्राम में है, जो कि बड़वानी में आता है। कहाँ आता है, बड़वानी में आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। सेंधवा से उन्होंने नेतृत्व किया था, आंसर ए है। भगवान बिरसा मुंडा रोजगार योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ये योजना सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई। 1 लाख से 1,25,000 रुपए तक परियोजना में स्वीकृति, 1 लाख से 50 लाख तक है। सेवा एवं व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृति की जाती है, ठीक है। लाभार्थी विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 से 25 लाख बोल रहे हैं, और सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख रुपए बोल रहे हैं। लाभार्थी को 3% वार्षिक दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं भैया इसके अंतर्गत। तो इस प्रश्न में सही क्या है वो देख लेते हैं। तो विनिर्माण के लिए 1 से 50 लाख है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, 1 से 50 लाख विनिर्माण के लिए, और सेवा व्यवसाय के लिए 1 से 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है इसके अंतर्गत। और 3% ब्याज दर नहीं है, 5% वार्षिक दर से ब्याज अनुदान देगी सरकार, 3, ठीक है, वार्षिक अनुदान देगी। आयु इसमें 18 से सही है, तो इसमें जो सही थे वो बी आंसर सही है। 1 और 5 सही थे, बाकी सब गलत हो रहे थे।
मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। इसका शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। प्रत्येक लाभार्थी पशुपालक को 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाते हैं। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो 2 और 3 है सही। और इसका शुभारंभ क्योंकि कब से माना जाता है, 2023 से माना जाता है। ये सत्य नहीं था, सही कथन पूछ रहे हैं, तो 2 और 3 सही है। बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, आकांक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 90 हो गया क्या? 90 तो छूट गया। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये जो परियोजना है, परियोजना है, ये 2006 से चलाई जा रही है और ये अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, इस कृषि विकास इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखो क्या पूछ रहे हैं। यह योजना कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। योजना के अंतर्गत जेई, नीट, यूजीसी नेट और क्लेट की तैयारी कराई जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं 10वीं में 60 अंक प्राप्त करने, 80% तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, 60% बोला गया है यहाँ पे इसके अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे अभिभावक की आय 8 लाख भी बहुत ज्यादा हो रही, 6 लाख रखी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों गलत थे। सही कौन से हैं? सही कथन 1 और 2 हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्राइफेड की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइफेड की स्थापना बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में की गई है। ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विपणन हेतु ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम से रिटेल आउटलेट प्रारंभ किए हैं। ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विकास हेतु नफेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसमें यदि देखें तो सभी के सभी कथन इसमें क्या हो रहे हैं दोस्तों? सही हो रहे हैं। ठीक है, अंतर्गत 1984 में स्थापना हुई है, 87 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय के रूप में की गई है ट्राइफेड की स्थापना। ठीक है, समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत 1987 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 10 राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित है। गलत है भैया, 10 राज्यों में नहीं हो रही है। ये कितने राज्यों में हो गई है? वो ऐसा है कि वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का बोला जा रहा है दोस्तों। फिर इसमें देखें तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत किया गया। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 30 तक हो सकती है। गलत है। जनजातीय सलाहकार परिषद में जिला जो 6वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जिला जो परिषद होगी उसमें 30 हो सकते हैं, इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, परिषद के लगभग 2/3 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व आएंगे, ये बोला गया है। अब इसमें पूछ रहे हैं, यहां पे 2/3 बोल दिया तो ये 3/4 होंगे। कितने होंगे? 3/4 होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कितने हो सकते हैं? 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, जनजातीय सलाहकार परिषद यदि देखें तो जो 5वीं अनुसूची के 10 राज्य, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य है ना, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 10 राज्य हैं इनमें तो है ही, इन 10 राज्यों के अलावा 3 में और हैं। ठीक है, 3 में और हैं, और 3 कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। अच्छे से पढ़ लेना, कहीं भी सर्च करोगे तो पश्चिम बंगाल आता है, उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड इसमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों में ये नहीं आते। अनुसूचित 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, लेकिन जनजातीय सलाहकार परिषद जरूर है। उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो टोटल कितने राज्य होते हैं? 13। ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद अभी पैनल बनाते समय मिस्टेक हो गया, तो 13 यहाँ पे कर लेना। 10 राज्य वो हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जिनके अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पे, ठीक है, वो 10 राज्य हैं, ये बात ध्यान रखना। और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किसके अंतर्गत होता है? 244(1) के, और कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें सही जो होंगे वो कौन कौन से सही हो रहे हैं? 1 और 2 सही, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो जोड़ी बनाना है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास वित्त निगम बोल रहे हैं, स्थापनाएं पूछी गई हैं।
मैप सेट की स्थापना मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। ठीक है, अब देखो इनकी अलग अलग की स्थापना, इसमें ये स्थापना तो भारत भवन की स्थापना बोल रहे हैं, भारत भवन की स्थापना 1982 में हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो ई का 5, ई का 5, ई का 5, ई का 5, देख रहे हो 5 में ई के 5 दे दिए भाई साहब। ठीक है, फिर डी का 1 यहाँ पकड़ लिया अपन ने, देखो ऐसे भी पकड़, सी का 1 है भैया, सी का 1 है, डी का 1 नहीं है, सी का 1 इन 2 में, 3 में है सी का 1, लो भाई साहब यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें पूछ रहे हैं, फिर इसमें पूछ रहे हैं कि डी का क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये हो सकता है 1980 है ये। ठीक है 1980, डी का 2, डी का 2 इसमें भी है भाई, दोनों फंसे, लड़ाई चल रही है। ठीक है, फिर आदिवासी विकास वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी, और मैप सेट की स्थापना 1981 में हुई थी। तो आंसर हो रहा है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ स्थित है, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ है, केंद्रीय संग्रहालय, केंद्रीय संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में है। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल, भोपाल के यदि देखें तो सबसे ज्यादा संग्रहालय दिखाई देते हैं, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय है, फिर आप देखोगे कि जनजातीय संग्रहालय भी है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी है ना, रामलीला संग्रहालय, रामकला संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, भोपाल में। राज्य संग्रहालय भी भोपाल में है। ठीक है, चलो निम्नलिखित सुमेलित करिए, नृत्य दिए हैं और अंचल दिया है। मटकी नृत्य कहाँ हो रहा है, मालवा में हो रहा है। कहरा नृत्य कहाँ हो रहा है, तो भैया बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मंडल या निमाड़ में। तो 2143, 2143 आंसर हो रहा है, इज द राइट आंसर। भुयारी, भुयारी किस बोली की उपबोली है, भुयारी, भोयारी किस बोली की उपबोली है, तो ये मालवी की उपबोली है, कौन सी, भुयारी। ठीक है, उमठवाड़ी, रजवाड़ी, मंदसौरी, भीली और भोयारी ये मालवा की उपबोलियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे बुंदेली की कौन सी है, बनाफरी, बनाफरी ये किसकी, बुंदेली की उपबोली। देखते हैं, निम्न लोकनाट्य को उनसे संबंधित अंचल से सुमिलित करें। ठीक है, तो माच, माच कहाँ का हो गया, मालवा का, टी का 3, टी का 3 एक ही में दिख रहा है। गम्मत निमाड़ का हो गया। ठीक है, चिंदवा बघेलखंड का हो गया, रासलीला बुंदेलखंड का हो गया। तो 2143, 2143 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है बारासिवनी क्षेत्र की रेशमी साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, बारासिवनी साड़ी को 2023 में जीआई टैग मिल गया है, और इसके लिए जीआई टैग किस जिले को मिला है, बालाघाट को मिला है। बालाघाट में आता है बारासिवनी, वहां की ये जो साड़ियां होती है, इन साड़ियों को किस नाम से जानते हैं, भवरी साड़ी के नाम से जाना जाता है, भवरी साड़ी, है ना। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है, गुड़िया शिल्प का प्रमुख केंद्र मुरैना व भिंड, डिंडोरी बालाघाट, खंडवा खरगोन, ग्वालियर एवं झाबुआ। ठीक है, तो ग्वालियर और झाबुआ, झाबुआ के रमेश और शांति परमार, इन दोनों को पद्मश्री भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्मश्री, पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, ग्वालियर की बत्तोबाई फेमस है, बत्तोबाई, ग्वालियर की बत्तोबाई फेमस है। इन दोनों को पद्मश्री किस वर्ष के लिए मिला था, तो 2023 के लिए पद्मश्री मिला था दोनों को। ठीक है, बत्तोबाई का संबंध कहाँ से, ग्वालियर की शिल्पकला से। तो ये था आपका ये जो जनजातियों से यूनिट 10 से संबंधित टेस्ट पेपर था। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। आप इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आप सब बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, कर्मा की टेस्ट सीरीज के साथ आप बेहतर चलिए, बेहतर तैयारी करिए। उम्मीद है आपका बेहतर तैयारी होगी और हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपने टेस्ट दिया, निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ेगा इस टेस्ट सीरीज से। यदि कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो आप थोड़ा और पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए जनजातियों को, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। आज के सेशन के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुभ रात्रि।